रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी गुफ्तगू में जिस टॉपिक को कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं ये है कि हम सिग्निफिकेंस को ऑब्ज़र्व करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म इन द फ्रेमवर्क ऑफ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस के बेसिस के मुतालिक हम पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर मामलात को देखते आए हैं। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म के मुतालिक हम गुफ्तगू कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं आज के इस काम में, हमारा टारगेट क्या है कि हम वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म की सिग्निफिकेंस को ऑब्ज़र्व करने लगे हैं। कहाँ पर? वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस के हवाले से। याद रखिएगा एक बात कि वेक्टर स्पेस के अंदर सबसे बुनियादी इंग्रेडिएंट वो क्या है? बेसिस है। वो क्या है? बेसिस है। बेसिस की मालूमात हमें जितनी बेहतर अंदाज में होंगी उतने अच्छे तरीके से हम वेक्टर स्पेस के बाकी तमाम मामलात को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे। तो आज यही हम देख रहे हैं कि वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा करता है। ठीक है, तो पहले हम इस रिजल्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर हम इसको बाकायदे तौर पे प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट देखिएगा, थ्योरम है हमारे पास लेट V1 एंड V2 be any two vector spaces defined over a same field F and T from V1 to V2 be a vector space isomorphism। क्या लिख रहे हैं? Let V1 and V2 be any two वेक्टर स्पेसिस डिफाइंड ओवर अ सेम फील्ड F। क्या मतलब हुआ कि V1 और V2 हमारे पास कोई सी भी दो वेक्टर स्पेसिस हैं, सेम फील्ड के ऊपर हैं। अब यहां पर देखिएगा डायमेंशन का तस्करा नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि V1 और V2 हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट डायमेंशनल भी हो सकती हैं। ठीक है, एंड अगली बात क्या हम बता रहे हैं कि T V1 से V2 बी अ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म कि T जो सा है हमारे पास V1 से V2 पर क्या है? एक वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है। तो हम अब साबित क्या करना है? टारगेट हम देखते हैं। टारगेट ये है, देन शो डैट, टारगेट हम लिख रहे हैं शो डैट T मैप्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैप्स basis of V1 onto basis of V2। देन हमने साबित क्या करना है? शो डैट T मैप्स के T मैप करता है। किसको मैप करता है? V1 की बेसिस को। किसके ऊपर मैप करेगा? V2 की बेसिस के ऊपर। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हमें यहां से, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म का असल काम क्या होता है कि ये दो वेक्टर स्पेसिस के दरमियान स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और एक वेक्टर स्पेस में सबसे बुनियादी इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? उसकी बेसिस होती हैं। तो ये रिजल्ट हमें क्या गाइड कर रहा है कि जब कभी आपके पास दो वेक्टर स्पेसिस के दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म मुयस्सर आ जाए तो इस सूरत में जो डोमेन का वेक्टर स्पेस होगा इसकी बेसिस कोडोमेन में कहां जाके मैप होंगी? उसकी ही बेसिस पर। ठीक है, आइए अब हम इसका जरा प्रूफ देखते हैं।
अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि लेट S बराबर है V1 V2 V3 अप टू सो ऑन बी अ बेसिस ऑफ V1। अब देखिएगा हमें यह मेंशन नहीं किया गया कि वेक्टर स्पेसेस जो सी फाइनाइट हैं कि इनफाइनाइट डिमेंशनल है, तो लिहाजा हमने मोस्ट सुपीरियर केस कंसीडर किया है जिसके अंदर हमने वो वेक्टर स्पेसेस लिए हैं जो कि इनफाइनाइट डिमेंशनल हैं। अब अगर वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डिमेंशनल होगी तो ऑब्वियस बात है उसकी जो बेसिस का सेट होगा उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो लिहाजा हमने एस के अंदर जो एलिमेंट्स लिए हैं, जो वेक्टर्स लिए हैं v1 v2 v3, इनको हमने रोका नहीं है, इनको हमने क्या किया है, कंटिन्यू रखा है, ताकि जो इस बात को जाहिर कर दे कि हमारे पास बेसिस का सेट जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है, जो इस बात की आर्गू कर रहा है कि v1 वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट डिमेंशनल है। आगे देखिएगा टारगेट लिख रहे हैं, वी आर टू शो डेट, हम क्या साबित करेंगे, सेट y बराबर है t ऑफ v1 t ऑफ v2 t ऑफ v3 अप टू सो ऑन इज अ बेसिस ऑफ v2। वेक्टर स्पेस v2 की क्या है, ये हमारा टारगेट है। क्यों कि t हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है, तो लिहाजा t ऑफ v1 t ऑफ v2 ऑब्वियसली ये v2 के एलिमेंट्स होंगे, और चूंकि आइसोमॉर्फिज्म है मतलब है इसके अंदर बाइजेक्टिविटी मौजूद है, इन 1 भी है और क्या है, ऑन टू भी है। तो 1 होने का क्या मतलब हुआ कि डोमेन के हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज मौजूद होगा, और ऑन टू होने का क्या मतलब है कि कोड डोमेन के हर एलिमेंट का एक हमें क्या मिलेगा, प्री इमेज मिलेगा। तो हम क्या बात तय कर रहे हैं कि एस में जो एलिमेंट v1 है, y में उसका इमेज कौन आ रहा है, t ऑफ v1। एस में जो एलिमेंट v2 है, y में उसका इमेज कौन आ रहा है, t ऑफ v2, और इस तरह सारे हम चला रहे हैं। अगर जब हम ये बात साबित कर देंगे कि y v2 के लिए बेसिस बना दे, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने ये बात साबित कर दी कि अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस ऑफ v1 मैप्स ऑन टू बेसिस ऑफ v2। अब बात रहेगी कि y बेसिस कब बनेगा, जब y में दो बातें आ जाएंगी, एक इंडिपेंडेंसी आ जाए और दूसरा हमारे पास क्या आ जाए, इसके अंदर स्पैनिंग आ जाए। तो अब हम देखते हैं कि y इंडिपेंडेंट कैसे साबित करना है, और मेथड वही है जिस तरह कि हमने कल भी तस्करा किया था कि हमने y के अंदर जो मौजूद वेक्टर्स हैं उनको लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन में, और फिर उसके बाद हम चलेंगे कंसीडर अल्फा 1 t ऑफ v1 प्लस अल्फा 2 t ऑफ v2 प्लस अल्फा 3 t ऑफ v3 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 0, जो एक आम तरीका होता है लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखना और इक्वल टू 0 पुट करना। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, यहां पर अल्फा 1 t ऑफ v1 प्लस अल्फा 2 t ऑफ v2 t ऑफ v3 अप टू 0, यहां पर t क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, t क्या है, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट t ऑफ अल्फा 1 v1 प्लस t ऑफ अल्फा 2 v2 प्लस t ऑफ अल्फा 3 v3 प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू 0। हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। अब हम एडिशन वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम को कंबाइन कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, t ऑफ अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम पढ़ चुके हैं कि जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कर्नल भी मिलता है, और हम जानते हैं कि डेफिनेशन क्या है कर्नल की, कि डोमेन के जो एलिमेंट्स को डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप करते हैं वो कहां चले जाते हैं, कर्नल में चले जाते हैं। अब देखिएगा लास्ट स्टेप में t ऑफ ब्रैकेट में क्या आ रहा है, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3, और ये सारे के सारे किसके एलिमेंट हैं, v1 के एलिमेंट हैं, और v1 हमारे केस में क्या है, डोमेन है। तो ये आखिरी स्टेप क्या गाइड कर रहा है कि हमारे पास डोमेन का ये एलिमेंट जो सा है कोड डोमेन की कहां मैप कर रहा है, आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है। अगर ये आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ये किसको बिलोंग कर जाएगा,
कर्नल टी को बिलोंग कर जाएगा। यही बात हम लिख रहे हैं कि दिस इंप्लाइज दैट α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 प्लस सो ऑन किसको बिलोंग कर जाएगा हमारे पास, कर्नल टी को बिलोंग कर जाएगा। किसको बिलोंग कर जाएगा, कर्नल टी को बिलोंग कर जाएगा। अब अगली बात, अगले स्टेप में देखिएगा हम कैसे रिलेशन को जोड़ने लगे हैं कि हमने एक रिजल्ट प्रूव किया हुआ है कि अंडर ट्रांसफॉर्मेशन अगर फंक्शन हमारा 1 हो तो कर्नल हमेशा ट्रिवियल आता है। तो कर्नल हमेशा क्या आता है, ट्रिवियल आता है। चूंकि टी हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म होने का मतलब क्या हुआ, बाइजेक्टिव भी होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, 1 भी होगा और क्या होगा, ऑन टू भी होगा। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन में इंजेक्टिविटी मौजूद है। अगर इंजेक्टिविटी मौजूद है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के उस रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे कि जिसके मुताबिक क्या है कि अगर फंक्शन 1 हो तो कर्नल किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो फिर हमारे पास क्या बनता है, आइए देखते हैं। इज इंप्लाइज दैट α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। 0 के बराबर क्यों आया, हमने यहां पे कौन सा रिजल्ट इस्तेमाल किया है कि हमारे पास हमने लास्ट स्टेप में क्या देखा था कि ये वाला एलिमेंट कर्नल को बिलोंग कर गया, और चूंकि टी इंजेक्टिव भी है, इंजेक्टिव होगा तो हम जानते हैं कर्नल टी किसके बराबर आ जाएगा, ट्रिवियल होगा। तो लिहाजा हम बात आसानी लिख सकते हैं कि α1 v1 प्लस α2 v2 अप टू α3 v3 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब अगली बात नोट करें, यहां पर v1 v2 v3 क्या है, ये तो बेसिकली s की बेसिस है, सॉरी v1 की बेसिस है। अगर v1 की बेसिस हैं तो ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम के तमाम अल्फा आई जोन से होंगे, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे। यही बात हम नीचे लिख रहे हैं कि एज v1 v2 v3 up to so on being basis of v1 is linearly independent। v1 की बेसिस होने के नाते ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर यहां से हमें फायदा क्या मिलेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स α1 इज इक्वल्स टू α2 इज इक्वल्स टू α3 इज इक्वल टू, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब जब ये सारे अल्फा 0 हो गए तो अगर गौर कीजिएगा अल्फा किसके कोफिशिएंट्स थे, टी ऑफ v1 का कोफिशिएंट कौन था, α1 था। टी ऑफ v2 का कोफिशिएंट कौन था, α2 था, और ऐसे चल रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर्स हैं टी ऑफ v1 टी ऑफ v2 अप टू सो ऑन, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ये बात हम नीचे लिख रहे हैं कि दिस मीन्स दैट T of v1 T of v2 T of v3 up to so on are linearly independent। और यहां से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि जो सेट y था ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो जो सेट y है ये हमारे पास, दिस मीन्स दैट हम क्या लिख रहे हैं कि T of v1 T of v2 T of v3 अप टू सो ऑन, ये के सारे हमारे पास क्या हो गए हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और इससे हमें क्या फायदा हुआ कि y जोन सा है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बेसिस के लिए सेकंड कंडीशन क्या साबित करनी है कि जो y है ये स्पैन करे किसको, v2 को। क्या मतलब है इसका कि v2 का हर एक एलिमेंट लिखा जा सके एज y के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। आइए देखते हैं इसको हम कैसे टैकल करेंगे। एक हम एलिमेंट लेंगे कहां से, v2 में से। लेट w बिलोंग्स टू v2। अब जरा गौर कीजिएगा, w हमने कहां से ले लिया, v2 में से ले लिया। और चूंकि t हमारे पास आइसो है, आइसो का मतलब बाइजेक्टिव मौजूद है,
बाइजेक्टिविटी मौजूद है तो इसका मतलब फंक्शन में ऑन टू वाली खुसूसियत भी मौजूद होगी। ऑन टू का मतलब क्या है कि कोडोमेन किसके बराबर होगी, रेंज के बराबर होगी। यही बात मैं नीचे लिखने लगा हूं कि एज टी इज ऑन टू implies that there exists an element small v belongs to v1 such that w will be equals to t of v1, w is equals to t of, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंडिपेंडेंसी में हमने बाइजेक्टिविटी से कौन सी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया, 1 1 होने को, और स्पैनिंग के लिए हम अपने काम में जो सहूलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है कि बाइजेक्टिविटी से किस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑन टू वाली को, कि एज टी इज ऑन टू, टी अगर ऑन टू है इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V1, क्योंकि V1 डोमेन है, V2 हमारी कोडोमेन थी, सच दैट कि W किसके बराबर आ गया, T ऑफ V1। अब हमारी कोशिश क्या है कि हम ये साबित कर दें कि W को हम लिख सकें, W को हम लिख सकें किस अंदाज में, सेट Y के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो इसका मतलब क्या होगा कि Y का जो सेट है वो, या y के जो एलिमेंट्स हैं वो जनरेट कर रहे हैं किसको, एलिमेंट w को। चूंकि w हमारे पास एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है वेक्टर स्पेस v2 का, तो लिहाजा ये बात ट्रू होगी वेक्टर स्पेस v2 के तमाम एलिमेंट्स के लिए। तो नतीजतन हम क्या कह देंगे कि जो सेट y है वो v2 के तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहे, जनरेट कर। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा होगा, रोड मैप होगा। अब W बराबर किसके आ गया, T ऑफ V1। अब हम एक बार T ऑफ V, हम एक बात जानते हैं कि वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को हम लिख सकते हैं उस वेक्टर स्पेस की बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। यही बात मैं नीचे लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट, देखिएगा जरा, दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल्स टू T ऑफ α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3 प्लस सो ऑन। ये कैसे बन गई बात, हम जानते हैं कि वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को हम लिख सकते हैं उसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो वही काम हमने किया है कि वेक्टर v को हमने लिख दिया उस s के एलिमेंट्स की बेसिस में। क्यों, क्योंकि v भी s1 v वेक्टर स्पेस v1 का एलिमेंट है, और v1 के लिए कौन बेसिस बना रहा है, सेट s, और सेट s के एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, वेक्टर्स v1 v2 v3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर t का ट्रांसफॉर्मेशन होना इस्तेमाल करते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां से, दिस इंप्लाइज दैट w इज इक्वल्स टू t ऑफ α1 v1 प्लस T ऑफ α2 v2 प्लस T ऑफ α3 v3 प्लस अप टू सो ऑन। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहां पर, एडिशन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए स्प्लिट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम T के ऊपर डेफिनेशन में स्केलर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करती हैं। implies that W is equals to α1 T of V1 plus α2 T of V2 plus α3 T of V3 plus up to so on। अब यहां से जो गौर कीजिए, आपके पास राइट साइड पर क्या आ रहा है, α1 इंटू टी ऑफ V1, α2 इंटू T of V2, α3 इंटू T of V3। क्या मतलब हुआ कि राइट साइड लीनियर कॉम्बिनेशन बन गई, किसका, T वेक्टर्स T of V1, T of V2, T of V3 का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने W किसका एलिमेंट था, V2 का, इसको लिख दिया किस तरह अंदाज में, T of V1, T of V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। क्या मतलब बना इसका
कि जो सेट Y है उसने W को क्या कर दिया, स्पैन कर दिया। अब यही बात हम नीचे लिख रहे हैं कि दिस इंप्लाइज दैट W कैन बी expressed as a linear combination of elements of Y। ये बात हम कर सकते हैं कि W can be expressed as a L dot C stands for linear combination of elements of Y। ठीक है, अब चूंकि W V2 में आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो लिहाजा ये बात ट्रू होगी वेक्टर स्पेस V2 के तमाम एलिमेंट्स के लिए। तो कंक्लूजन हम यहां से क्या निकालेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ Y इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, V2 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, V2 के बराबर आ जाएगा। हेंस कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम, हेंस Y forms a basis of V2, forms basis of V2। तो Y जोन सा है वो क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा किसके लिए, V2 के लिए। तो कुल मिलाकर समराइज करें अगर हम इस रिजल्ट को, तो हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी हमें वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म मैसर आ जाएगी दो वेक्टर स्पेसिस के दरमियान, तो हमेशा V1 की वेक्टर स्पेस की जो बेसिस हैं ये कोडोमेन में कहाँ मैप करेंगे, जाकर V2 की वेक्टर स्पेस की, V2 जो वेक्टर स्पेस है उसकी बेसिस के ऊपर जाके क्या करेंगी, मैप करेंगी। अच्छा, अब आप लोगों ने जो काम करना है, एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है कि आप लोगों ने, ये एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने इस रिजल्ट को साबित करना है कि इफ V1 एंड V2 आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, अगर हमारे पास V1 और V2 दो क्या हो जाएं, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हो जाएं, तो इस रिजल्ट को हम कैसे साबित करेंगे। सेम मेथड रहेगा, मैं क्लू दे देता हूं, सेम मेथड रहेगा, फर्क सिर्फ ये पड़ेगा जहां पर आपने S जोन सा है इनफाइनाइट लिया था, वहां पर आपने अब S क्या ले लेना है, फाइनाइट ले लेना है। ठीक है, इसी बात को हम यूं भी कह सकते हैं, इसी बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि बेसिस ऑफ, या अगर और इसको हम आसान कर लें कि अगर V1 और V2 हमारे पास कोई सी दो आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस हैं, कोई सी दो क्या हैं, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस हैं, तो इस सूरत में ये बात इस रिजल्ट की वजह से कंफर्म हो गई कि डोमेन की वेक्टर स्पेस की जो बेसिस होंगी ये कहां पे मैप करेंगी, कोडोमेन की वेक्टर स्पेस की बेसिस के ऊपर मैप करेंगी। ठीक है, इस रिजल्ट को आप तैयार करें, इसको समझें और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें जहां पर वेक्टर स्पेस V1 और V2 जोन सी हैं वो हमारे पास क्या होंगी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस होंगी।